हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8 मार्च 2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्ट में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के आपके 7/3/2019 के तक के सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 8/3/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है। यदि 50% अधिक दूरी और 40% कम समय में तय की जाती तो दोनों स्थिति में गति का संबंधित अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर यानी कि गति बराबर यानी कि चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो परसेंट का वैल्यू है उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जैसे कि 50% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज किया जाता है, जैसे कि 50% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि 50% को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर समय में भी क्या करेंगे, समय का जो 40% है उसे भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पता चलती है कि पहले ये जो है क्या हुआ, 50% अधिक दूरी। तो यानी कि यहाँ पर से पता चल रहा है कि पहले जो है दूरी जो है कितनी यूनिट थी, 2 यूनिट थी। उसमें क्या हो रहा है, अब वृद्धि होकर 1 यूनिट उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हो गया। पहले अगर दूरी 2 यूनिट थी तो अब जो है दूरी कितनी हो गई है, 1 यूनिट की वृद्धि होकर दूरी 3 यूनिट हो गई है। पहले अगर दूरी 2 यूनिट थी तो अब दूरी कितनी हो गई है, 3 यूनिट हो गई है। फिर बोला गया कि समय में क्या हुआ, 40% की कमी आई। यानी कि पहले अगर समय 5 यूनिट था तो उसमें 2 यूनिट की कमी आई। यानी कि पहले अगर समय 5 यूनिट समय लेता था तो अब जो है उतनी दूरी को तय करने के लिए उसमें 2 यूनिट कम समय लगना चाहिए। तो कितना समय लगना चाहिए, 3 यूनिट समय लगना चाहिए। पहले अगर 5 यूनिट समय लग रहा था तो अब जो है दूरी बढ़ने के बाद समय में क्या की कर दी गई है, कमी कर दी गई। यानी कि 5 यूनिट में 2 यूनिट की कमी, अब जो है उसकी समय कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। तो अभी आपको बताया गया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ पर 2 यूनिट क्या था, दूरी था, और नीचे ये जो 5 यूनिट आया क्या था, समय था। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5। इधर 3 आपका क्या था, दूरी था, इधर 3 आपका क्या था, समय था। तो दूरी बटा समय क्या हो गया, चाल हो गया। दोनों का यही आपका क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। तो इसे हल कर लेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर 3 से 3 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा, अनुपात 2/5 आ जाएगा, यानी कि 2:5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। तो दिया गया है कि क्वेश्चन में कि एक राशि 6 वर्षों में 33% वार्षिक साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज दर की तुलना में 37% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 54 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी कि उसने जो है पहले 6 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो है उसका रेट कितना था, 37 था। उससे बढ़ 37 नहीं 33 था, यानी कि 33 था। उससे बढ़कर अब जो है नया रेट प्रत्येक साल यानी कि एनुअल जो है रेट यानी कि वार्षिक दर कितना हो गया, 37% हो गया है।
तब जब रेट में वृद्धि हुई तो पूरे साल में कुल मिलाकर 54 रुपये उसे अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट में, यानी कि टोटल साधारण ब्याज में आपका कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक साल में अगर 33% से 37% हो जाता है तो एक साल में कितने प्रतिशत की दर में जो है वृद्धि हुई, 33 से 37 हुआ, यानी कि 4% की वृद्धि हुई। प्रत्येक साल में कितने प्रतिशत की दर की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हुई। ऐसे जो है कितने सालों तक हुआ, 6 सालों तक हुआ। यानी कि एक साल में अगर 4% वृद्धि होता है तो टोटल 6 साल में कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 6 चौक 24% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 24% हो जाएगा। यानी कि उन 6 सालों में जब दर बढ़ा दिया गया तो कुल मिलाकर उसे 24% अधिक साधारण ब्याज मिला। तो परसेंट में इतना वैल्यू है और रुपये में कितना वैल्यू दिया गया, 54 रुपया वैल्यू दिया गया। यानी कि 24% का वैल्यू कितना आ गया, 54 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, राशि पूछी जा रही है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूं कि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी मूलधन यानी कि कोई भी धनराशि खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर 24% का वैल्यू 54 रुपये, तो हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू चाहिए। हल करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 चौक 24, 6 नमा 54 हो गया। यानी कि 4% का वैल्यू कितना आ गया, 9 रुपया आ गया। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू। तो इधर 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 से गुना। तो इधर 25 से गुना किए तो इधर भी 25 से गुना करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 25 चौक 100% बराबर 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 नमा 225 रुपये होगा। यानी कि यहाँ पर से हमें मूलधन जो है कितना प्राप्त हो गया, 225 रुपये प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा, लाइक करना कंपलसरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो दिया गया क्वेश्चन में कि 21 छात्रों की औसत लंबाई 142 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि यदि शिक्षक की लंबाई शामिल की जाए तो औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है औसत लंबाई, उन 21 छात्रों की औसत लंबाई जो है कितनी थी, 142 सेंटीमीटर थी। कितनी थी, 142 सेंटीमीटर थी। और जब उसमें टीचर भी शामिल हो गए तो पूरे औसत यानी कि टोटल एवरेज में कितनी की वृद्धि हो गई, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। टोटल औसत में जो है कितने की वृद्धि हो गई, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। लेकिन अब जो है क्या हुए, उसमें शिक्षक भी शामिल हो गए। तो पहले 21 छात्र थे और एक शिक्षक भी अब क्या हुए, शामिल हो गए। यानी कि टोटल जो है कितने लोग अब है, तो 21 छात्र है और एक टीचर है। यानी कि टोटल अब कितने लोग हैं, 22 लोग हैं। उसमें क्या हुआ है, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल लोगों में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। तो कुल कितनी वृद्धि हुई होगी, तो 22 इंटू 1 करेंगे तो कुल मिलाकर 22 सेंटीमीटर की टीचर आने पर वृद्धि हुई है। तो पहले जो है औसतन 142 था, टीचर आने पर कुल मिलाकर 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। तो 22 इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टीचर की लंबाई निकल जाएगी। किसकी लंबाई निकल जाएगी, टीचर की लंबाई निकल जाएगी। तो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 2 4 14 2 16 हो गया। यानी कि टीचर की लंबाई कितनी है, 164 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, दिया गया क्वेश्चन में कि 35 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग भूखंड के कोने पर एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। फिर बोला गया कि बिना चरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि ऐसे कितने क्षेत्र होंगे, उन वर्ग जो भूखंड था उस पर जो है जो गाय बांधा गया तो कुछ जो है एरिया चढ़ा होगा। तो ऐसा कितना क्षेत्रफल है, यानी कि ऐसा कितना एरिया है जो कि उस गाय द्वारा नहीं चरा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो
तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक वर्ग है, एक वर्ग के आकार का क्या है, एक भूखंड है। इसकी जो है भुजा की लंबाई यानी कि प्रत्येक साइड जो है कितना 35 मीटर है। और किसी कोने पर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी कोने पर एक बांध दिया गया रस्सी। तो रस्सी जब बांधा गया तो गाय जो घूमेगा वह जो है कितना दूरी घूम सकता है, क्योंकि बोला गया कि रस्सी की लंबाई जो है कितनी है, 28 मीटर है। कितनी है, 28 मीटर है। तो कभी ना कहीं मान लीजिए यहाँ पर बांधा हुआ है, जब स्ट्रेट जाएगा तो मान लीजिए यहाँ तक क्या है, 28 सेंटीमीटर है। तो गाय क्या यहीं तक चढ़ चुका होगा? गाय जब भी चरेगा तो इतना दूरी तक ही चरेगा, और जब इधर से स्ट्रेट जाएगा तो इतना दूरी तक ही चढ़ चुका होगा। और जब सर्कल से घूमेगा तो क्या ये इतना दूरी चढ़ चुका होगा? इस तरीके से क्या होगा, ये गाय जो है इतना दूरी चढ़ चुका होगा, उस गाय द्वारा इतना दूरी जो है क्या हुआ होगा, चढ़ चुका होगा। तो पूछा जा रहा है आपसे कि इतना, ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि साइड स्क्वायर होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो साइड स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 35 का स्क्वायर 5 5 25, 4 3 12 यानी कि 1225 होगा। यहां पर से हमें पता चल गया कि इस वर्ग का एरिया कितना है, 1225 है। इस वर्ग का एरिया यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1225 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया जितने जो है चरे है उसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हमें पता चलता है कि ये जो है क्या है, एक सर्किल का 1/4 भाग है। क्या ये एक सर्किल का 1/4 भाग आपको नहीं दिखता? ये जो है एक सर्कल का 1/4 भाग आपको ये नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर जो है क्या है, एक सर्कल का 1/4 भाग है। यानी कि अगर इसे इस तरीके से मान लीजिए ये सर्कल बना दे और इसका एरिया निकाल ले, इसका एरिया निकाल ले और उसका क्या कर दे, 1/4 कर दे, तो हमें इस जो जितना जो है चरा गया उस गाय के द्वारा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका पहले एक सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को 22/7 लिख सकते हैं। और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 28 मीटर। तो 28 × 28 कर देंगे। और ये क्या है, ये जो है टोटल एरिया नहीं है, ये जो चरा गया भूमि है वो जो है पूरे सर्कल का 1/4 है, यानी कि 1/4 भाग ही चरा गया है। हल करेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना भाग चरा गया है। तो 7 चौक कितना होता है, 28। 28 से 28 चला गया, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 यानी कि 560 और 56 आपका कितना हो जाएगा, 616। यानी कि 616 मीटर स्क्वायर जो है क्या हुआ, चरा गया है। टोटल इतना एरिया था, उसमें से इतना एरिया चर लिया गया। तो बचा हुआ एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1225 में से 616 को माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 6 15, एक में से एक गया 0, 6 6 12, यानी कि बचा हुआ 609 मीटर स्क्वायर एरिया है जो कि गाय द्वारा नहीं चरा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि टीएसपी के 15 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य 18,000 और एचसीआर के 25 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य 12,000 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सभी 40 श्रमिकों का मासिक वेतन का माध्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बता सकता हूँ, एक एलिगेशन से हो जाएगा, एक आपका नॉर्मल एवरेज से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे जो है एवरेज से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा एवरेज से किस तरीके से बना सकते हैं। तो एवरेज से कुछ नहीं करना, जैसे कि दिया गया है कि 15 श्रमिकों का मासिक वेतन कितना, 18,000 रुपये। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल 15 श्रमिकों का टोटल वेतन निकाल लेंगे। तो 15 इंटू क्या करेंगे, 18,000 करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल 15 इंटू 18,000 करेंगे तो 15 आपका हो गया 150, 15 × 120, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 27, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 2,70,000 रुपये।
फिर बोला गया कि 25 श्रमिक जो है वो जो है औसतन कितना कमाते हैं, 12,000 कमाते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उनका योग निकल जाएगा वेतन का। बचे हुए जो है 25 श्रमिक उनका योग निकल जाएगा। तो 25 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 250 और 50 यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 लाख रुपये। एक शून्य आपका और हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 25 300, हाँ ठीक है, आपका 3 लाख हो जाएगा यहाँ पर। तो सभी को क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर पहले जोड़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 शून्य, और यहाँ पे 5 और 2 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया टोटल वेतन आ गया। हमें क्या चाहिए, उन 40 श्रमिकों का औसत वेतन चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल श्रमिक से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40। यहाँ पर शून्य शून्य चला गया, 4 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14 चौक 56 हो गया आपका। 14 चौक 56, एक बचा तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इतना आ गया। यानी कि 14,250 रुपया क्या हो गया, एवरेज आपका क्या हो गया, एवरेज इनकम हो गई, यानी कि औसत वेतन हो गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया एवरेज तरीका से। अगर आप एलिगेशन से बनाना चाहते हैं, अगर आप एलिगेशन से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है 15 श्रमिकों का मासिक वेतन कितना है, औसतन जो है कितना मासिक वेतन है 18,000 रुपये। कितना 18,000 रुपये। फिर जो है 25 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना है 12,000 रुपये। कितना है 12,000 रुपये। फिर जो है टोटल जो यहाँ पर श्रमिक है 15 श्रमिक यहाँ पर है, और जो है HCR में कितना श्रमिक थे 25 श्रमिक थे। दोनों का यहाँ पर क्या करेंगे रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 या 15। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा। तो इन जो दो संख्याएं हैं यानी कि 18,000 12,000 है, उन्हीं दोनों संख्याओं का डिफरेंस ही, इसी दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर ही इन दोनों के अनुपात में बांटा जाता है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18,000 और 12,000 में डिफरेंस कितना है 6,000 का डिफरेंस है। 6,000 का डिफरेंस इन दोनों के यूनिट के योग के बराबर है। तो यानी कि 3 यूनिट 5 यूनिट यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6,000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 8 से 56, 8 पचे 40 यानी कि 750 हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 या 15 7 21 1 22 यानी कि 2250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2250। फिर इधर क्या करेंगे यहाँ पर 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 पचे 25 7 पचे 35 2 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पर से ये जो है दोनों संख्याओं का यहाँ पर जो संख्या होगी यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या पुट करनी होगी जो कि 18,000 में से घटाने पर 3750 हो और इस संख्या में से 12,000 घटाने पर 2250 प्राप्त हो। ये आपका अगर एलिगेशन निकालना जानते हैं तभी आप एलिगेशन से इसे बना सकते हैं। अगर आपको एलिगेशन मैथ आता है तभी आप इस तरीके से बना सकते हैं, अगर नहीं आता है तब आप नहीं बना सकते। इसलिए आपके लिए एवरेज पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसे जो है जो भी संख्या होगी वो क्या होगी 18,000 से कम होगी। 18,000 से क्या होगी कम होगी। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 18,000 माइनस 3750 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रख गया आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर हो गया 9, 9 में से 7 गया तो आपका 2, फिर यहाँ पर आपका हो जाए 14, यहाँ पर 17 तो 3 गया तो 14। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया कि एवरेज इनकम क्या है, क्योंकि 18,000 में से 14,250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3750। और यहाँ पर हमेशा किससे क्या निकाला जाता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस की जाती है, यानी कि हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है। तो क्या करेंगे फिर 14,250 में से 12,000 को माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2250 रुपया आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया कि एवरेज इनकम यानी कि मासिक वेतन कितना है 1450 रुपया। तो यहाँ पर आपको एवरेज से भी बता दिया गया है, एलिगेशन से बता दिया गया। दोनों स्थितियों में आपका ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि दो संख्याएं 11:3 यानी कि 11:13 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अनुपात 65:76 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप इसे जो है बाई ऑप्शन से देखेंगे। सबसे छोटी संख्या इन दोनों में से छोटी संख्या क्या दिख रही है
एक जो है एक संख्या 11 यूनिट है, दूसरी संख्या 13 यूनिट है, तो छोटी संख्या ये जो है आपका 11 यूनिट रही होगी। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी छोटी संख्या का आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन जो है 11 से कट रहा है, 11 से 143 कटेगा, 11 से 121 कटेगा, लेकिन 11 से 130 नहीं कटेगा, 11 से ना तो 156 कटेगा। यानी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आप दो ऑप्शन को छाट सकते हैं। बचा दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन अगर आप इसे अब क्या करना होगा, बेसिक तरीका से ही बनाना होगा। तो बेसिक तरीका से इसे जो है बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि दिया गया है कि 11 और 13 था पहले संख्या, बाद में जो है बढ़ाने के बाद उसमें संख्या बढ़ाने के बाद कितना हो गया 65 रेशियो 76 हो गया। तो यहाँ पर क्या रेशियो में दोनों में अंतर 9 दिखता है, तो नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है उसको क्या करेंगे, नीचे गुना कर देंगे। तो 13 में से 11 गया तो कितना बचेगा 2, और जो इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है उसको क्या कर देंगे, ऊपर में गुना कर देंगे। तो 76 में से 65 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 6×5 आपका 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नया अनुपात बनेगा। तो नया अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 11 121 रेशियो 13 × 11 आपका हो जाएगा 143। इधर गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 65 दूनी आपका 130 और 76 दूनी आपका जो है 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15। तो यहाँ पर से हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर से जो अंतर कितने को दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी अंतर 9 है और यहाँ पर भी अंतर क्या दिख रहा है 7 2 9। यानी कि क्योंकि दिया गया है कि दोनों में 9 9 जोड़ा गया, यानी कि रेशियो में भी क्या होना चाहिए, दोनों में अगर बराबर बढ़ाया गया तो दोनों के यूनिट में भी क्या होना चाहिए, बराबर अंतर होना चाहिए। तो क्या किया हम लोगों ने, चेंज किया। चेंज करने के बाद, रेशियो चेंज करने के बाद यहाँ पर जो है अब क्या हुआ, रेशियो में जो है क्या हुआ, यूनिट में बराबर अंतर आ रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, 9 यूनिट की वृद्धि हुई है, यहाँ भी 9 यूनिट की वृद्धि हुई है, और इसी 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। यानी कि 1 यूनिट के वैल्यू बराबर जो है कितना है, 1 है। हमें क्या चाहिए, क्या छोटी संख्या चाहिए, यानी कि 121 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 121 यूनिट का मान 121। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज यानी कि एक रोम्बस का परिमाप कितना है, 80 सेंटीमीटर है और एक कोण 45 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर नाम दे देते ABCD, और तो यहाँ पर टोटल परिमाप कितना दिया गया, 80 सेंटीमीटर। टोटल साइड यानी कि टोटल भुजा कितना है, 4 है। तो 4 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक साइड निकल जाएगा, क्योंकि चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर लंबाई है। कितनी सेंटीमीटर लंबाई है, 20 सेंटीमीटर लंबाई है। फिर बोला गया कि उनमें से समचतुर्भुज का कोई एक कोण जो है 45 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पर मान लेते ये जो है क्या दिया गया है, एक कोण 45 डिग्री दिया गया है। एक कोण क्या दिया गया, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज को जब विकर्ण से काटा जाता है, यानी कि जब AC जैसे कि मिलाया गया, तो यहाँ पर विकर्ण जो है यानी कि डायगोनल जो है एक दूसरे को, यानी कि डायगोनल जो है रोम्बस को क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है। उसके एरिया को यानी कि उसके क्षेत्रफल को क्या कर देता है, बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि अगर कुल क्षेत्रफल 1 है तो आधा क्षेत्रफल इधर हो जाएगा, आधा क्षेत्रफल इधर हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रोम्बस में विकर्ण जो है, विकर्ण जब बनाया जाता है तो समचतुर्भुज को जो है बराबर बराबर भागों में यानी कि बराबर बराबर क्षेत्रफल में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर से जैसे कि इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर से क्या है, ABC है, इसका जो है एक एंगल 45 डिग्री है और 20 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर ये है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल का जो एरिया आएगा उसका दोगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस रोम्बस का यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके के
जब दो साइड और एक एंगल दिया हुआ रहे, जब दो साइड और एक एंगल दिया हुआ रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे बोला जाए, तो अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू दोनों साइड का गुणज। मान लेते हैं ये ए साइड है, उधर एक बी साइड है, यानी कि एक साइड दूसरा साइड इंटू क्या हो जाता है साइन थीटा। जो उन दोनों साइड के बीच का एंगल होगा वही क्या होगा? थीटा होगा। तो ये क्या हो जाता है? किसी भी ट्रायंगल का जब इस तरीके से दो साइड और एक एंगल दिया हुआ रहे और उसका एरिया पूछे तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू एक साइड कितना है 20 है, दूसरा साइड भी 20 है, और साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर कितना है 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। आप हमेशा जो है साइन कॉस आपका हो गया टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सभी का जो है 1 से लेकर 90 तक डिग्री तक का आप हमेशा वैल्यू याद रखिएगा। आपको परीक्षा में जो है अधिकतर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर तो 2 से 20 को काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये साइन आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना 200। कितना हो जाएगा? 200/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200/√2। तो जब इसे तोड़ेंगे, जब इसे जो है रैशनलाइज किया जाएगा, तो इसे जब √2 को यानी कि 200 को जब √2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 100/√2 आ जाएगा। यानी कि 200 को जब √2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/√2 आ जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ पर से? एक ट्रायंगल का यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया पता चला। तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल का एरिया का जो भी आएगा उसे 2 गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? इस रोम्बस का यानी कि समचतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 200/√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ये आपका क्या है? ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया राज्य के नाम है, चावल गेहूं और दाल का जो है अलग अलग राज्य में जो उत्पादन दिया गया है और सभी जो उत्पादन 1000 टन में है। तो अब हम लोग देखें क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था। ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है दाल किस राज्य में उत्पादन किया गया, तो सबसे ज़्यादा दाल हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? 30,000 टन पी राज्य में दिख रहा है। और जो और सभी में क्या है? कम है, 20 है, 25 है, 20 है, फिर आपका 15 है। तो सबसे अधिक जो है पी राज्य में दाल का उत्पादन दिख रहा है, सबसे अधिक 30,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 1/3, यह आपका क्या है? नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बॉड मास थ्योरम आपको पता होना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो यहाँ मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑफ का हल किया जाता है। तो ऑफ का हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना का 11/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11/50। 11 10 × 50 हो गया आपका। हल करेंगे आप सारा नीचे लिखेंगे 1/3 इंटू 3/4 भाग है। तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि भाग को जब गुना में बदला जाता है, भाग को जब गुना में बदला जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है? उल्टा हो जाती है। यानी कि 11 सामने वाली संख्या क्या है? 11/50 है, तो उसे क्या लिखेंगे? उल्टा करके 50/11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 50/11 लिखेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 चला गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 आपका हो जाएगा। आपका आ कितना आ जाएगा? 25/11 दूनी 22 आ जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आया? तो 25/22 आया। कितना आया? 25/22। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है? ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य आर में चावल और गेहूं के उत्पादित मात्राओं में अनुपात कितना था। तो ये जो है राज्य आर है, उसमें जो है चावल का उत्पादन 60,000 टन किया गया था
और गेहूं का 30,000 टन किया गया था। चावल का 60,000 टन, गेहूं का 30,000 टन, दोनों का अनुपात पूछा। 30 से 60 को काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना अनुपात आ जाएगा, 2:1, यानी कि 2:1 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 रुपये में 40 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 25% का नुकसान होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने 1 रुपये में कितनी पिन बेचनी चाहिए। यानी कि 1 रुपये में 40 पिन बेचने पर 25% का हानि हुआ, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितनी पिन बेचनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रुपये को ऊपर लिख देंगे 1 रुपये, और टोटल कितना पेन बेचा, 40 पेन बेचा। 1 रुपये में कितने पेन बेचा, 40 पेन बेचा। और 40 पेन बेचने पर क्या हुआ, किसी भी पिन का टोटल पिन का दाम खुद में कितना हुआ रहा होगा, 100%। कोई भी किसी भी चीज़ की कीमत खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो उसके पहले जो है कीमत कितनी रही होगी, 100%। उसे क्या किया गया, 25% के नुकसान पर बेच दिया गया, यानी कि 100% का सामान 75% में बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया, 75% में बेच दिया गया। लेकिन अब क्या चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 100 का सामान उसे कितना में बेचना होगा, 120% में बेचना होगा। 100 का सामान 25% के हानि यानी कि 75% में बेचा था। लेकिन अब वो 25% के नुकसान की जगह 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितना में बेचना होगा, 100% का सामान 120% में बेचना होगा। तो यहाँ पर सारा हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट चला गया, 40 दिया आपका 120 हो गया। 3 से काटेंगे 75 को तो 25 बार में चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 1/25 आएगा। कितना आएगा, 1/25 आएगा। तो हम लोगों ने ऊपर क्या माना था, रुपया, नीचे क्या मानी थी, पिन की संख्या मानी थी। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल रहा है कि 1 रुपये में 25 पिन बेचना होगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना पिन बेचना होगा, 25 पिन बेचना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो दिया गया क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, फिर बोला गया कि वस्तु पर 30% और ये जो है 30% अलग है, और अलग 10% और 10%, यानी कि एक जो है पहले वस्तु पर जो है 30% छूट दिया गया, उसको अलग कीजिए। फिर जो है अलग से उसी वस्तु पर 10% का पहले छूट दिया, फिर 10% के छूट देने के बाद एक और छूट 10% का दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है। यानी कि अगर वो 30% की छूट दे या फिर 10% का 2 छूट दे, तो दोनों के छूट में कितने रुपये का अंतर होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको पहले बता चुका था कि पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि जब 2 डिस्काउंट यानी कि जब 2 छूट को 1 छूट में बदलना हो, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या बताया था मैंने, a+b छूट वाले में यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस। तो a+b माइनस a/b/100 होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 छूट को यानी कि 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट में बदलने के लिए फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक क्या है, 10 है, दूसरा भी क्या है, 10 है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, माइनस 10 × 10 कितना हो जाएगा, बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 चला गया। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 20 - 1, यानी कि टोटल छूट जो है यहाँ पर इन दो को जो छूट दिया 10% और 10%, उससे कितना छूट, एकल छूट मिला, 19% का छूट मिला। तो इन दोनों को एक छूट अब कितना है, 30%, दूसरा छूट जो है कुल मिलाकर कितना मिल रहा है, 19% का छूट मिल रहा है। यानी कि दोनों के छूट में अंतर कितना हो रहा है,
तो एक को 30% छूट है, दूसरा 19% छूट है, तो दोनों के छूट में अंतर कितने प्रतिशत का अंतर है? 11% का अंतर है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? 1000 का 11% निकाल लेंगे, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल पर दी जाती है। तो 1000 का 11% निकाल लेंगे, वही जो है इन दोनों के छूट का अंतर हो जाएगा। तो 1000 का 11% कितना हो जाएगा? इंटू परसेंट हटाएंगे, नीचे 100, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 110। यानी कि दोनों के छूट के बीच का अंतर कितने रुपये का अंतर है? 110 रुपये का अंतर है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्या है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले हल करेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे? यहाँ पर का वाला हल कर लेंगे। का वाला हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ये जो है ब्रैकेट का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2। अब हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3/2 है, यानी कि इसे 3/2 लिखा जा सकता है, प्लस आपका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 बटा क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुना करने पर कितना है? 10। भाग है तो बटा करके नीचे क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। अब हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा? 1 यहाँ पर आएगा। टोटल जो है कैलकुलेट करने पर, काटने पर कितना आया? 1 आया। तो 5 है 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 प्लस 3/2 हो जाएगा। तो पूर्णांक में इसे चेंज कर देंगे, पूर्णांक में असर है, पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7, यानी कि 7.1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.1/2। तो इन सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आया? 7.1/2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर संख्या क्वेश्चन में दी गई है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? 3:7, यानी कि 3:7 है। फिर बोला गया है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 40 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पर जो है दोनों संख्याओं के अनुपात में यानी कि उसके रेशियो में, यूनिट में अंतर कितना देखने को मिल रहा है? एक संख्या 3 यूनिट, एक संख्या 7 यूनिट, तो दोनों में अंतर कितना है? तो 4 यूनिट का अंतर है। और इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 40 दिया गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 से 40 काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया। पूछा क्या जा रहा है? दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो दोनों संख्याओं का योग यूनिट में कितना हो जाएगा? तो 7 और 3 10 यूनिट होगा। कितना होगा? 7 3 10 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 10 100, यानी कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम कितना आ जाएगा? तो 100 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि एक आदमी अपनी मासिक आय का एक हिस्सा खर्च करता है और इसका एक हिस्सा बचाता है। फिर बोला गया कि उसके व्यय यानी कि उसके खर्च तथा बचत का अनुपात 1:2 है, यानी कि 1:2 है। फिर बोला गया कि यदि उसकी मासिक आय 24,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो आय होती है यानी कि टोटल जो आपकी इनकम होती है वो क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। यानी कि इनकम क्या हो गया? आपका आय हो गया, एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया? खर्च हो गया, सेविंग आपकी क्या हो गई? बचत हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो इनकम होता है यानी कि टोटल जो आय होती है वो खर्च और बचत के बराबर, खर्च और बचत के योग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? खर्च और बचत के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर दिया गया कि टोटल आय कितना है? 24,000 रुपये, और यहाँ पर खर्च और बचत का अनुपात में वैल्यू दिया गया। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी कि एक्सपेंडिचर खर्च कितना है? 1 यूनिट है, और बचत कितना है? 2 यूनिट है। तो टोटल कितना यूनिट हो गए? 2 1 3 यूनिट। और टोटल आय कितना है यानी कि टोटल इनकम कितना है? 24,000 रुपये। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं? 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 से 2400 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24,000 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8,000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मासिक बचत कितनी होगी? तो बचत कितना था? 2 यूनिट था।
बचत कितना था, 2 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8,000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 8,000 में 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,000 होगा। यानी कि वह आदमी जो है एक महीने यानी कि प्रति महीने कितनी की बचत करता है, तो 16,000 रुपये की बचत करता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि ए और बी एक साथ 6 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं और वही काम ए अकेला 9 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टाइम बराबर क्या हो जाता है, आपका टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी होती है। यानी कि समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी जो है पहले करता कितने दिनों में काम है, 6 दिन में करता है। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिन में करता है। 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 18। 18 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। 18 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते, 3 काम करते हैं। ए अकेले उतना ही जो है, ए अकेले उसी काम में एक दिन में 2 काम करता है। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेले 2 काम करता है। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल रहा है कि बी जो है प्रतिदिन कितना काम करता है, 1 काम करता है, क्योंकि दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। ए अकेला 2 काम करता है, यानी कि बी 1 काम कर रहा होगा। तो बी की कार्य क्षमता हमें क्या निकल गई, ए निकल गई। तो टाइम बराबर क्या बताया गया, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कुल कार्य करना कितना है, 18 काम करना। ये जो आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो करना कितना काम है, 18 काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 1 की। यानी कि कितना समय लगेगा, तो 18 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। क्या बोला गया कि उस संख्या का 20% कितना है, 120 है। तो उस संख्या का क्या पूछा जा रहा है, 120% पूछा जा रहा है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 छक 120% बराबर कितना हो जाएगा, 12 छक 72 720। यानी कि उस संख्या का 120% कितना आ गया, 720। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे फिर से बोला गया कि घनाभ का आयतन दिए गए, सॉरी घनाभ नहीं, घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। यानी कि ये जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है उसके हिसाब से अगर आयतन निकाला जाए तो इसका आयतन इस घन के आयतन के बराबर होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घन का भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि घनाभ का यानी कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, यानी कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला। और आपका क्या हो जाता है, एक क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी कि घन के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, भुजा का क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि घनाभ के आयतन का फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और घन के आयतन का फार्मूला भुजा का क्यू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, घन का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला लंबाई, तो लंबाई 9 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई कितना है, 4 है। और किसके बराबर है, इस घन के आयतन के बराबर है, यानी कि भुजा का क्यूब के बराबर है। इधर गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 छक 54 यानी कि 4 4 16 5 चौक 20 1 21 हो गया। यानी कि क्या आ गया आपका, भुजा का क्यूब आ गया। यानी कि इस क्यूब को जब इधर भेजा जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। जब इस वाले क्यूब को इधर भेजा जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। यानी कि भुजा कितना आ जाएगा आपका,
उस घन का भुजा यानी कि साइड की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 6 का क्यूब कितना बनता है, 216 बनता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पर से हमें पता चल गया कि उस घन की भुजा की लंबाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि एक पाइप ए एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तो ए की क्षमता की 25% क्षमता वाले चार, यहाँ पे चार और, यहाँ पर क्या करेंगे, चार और पाइप टंकी को जो है यानी कि क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ कि ए जो है, कोई पाइप ए है 25 मिनट में भर सकती है। फिर बोला गया कि ए की जो पहले क्षमता थी उसमें क्या किया जाएगा, उसका जो है 25% क्षमता, यानी कि किसी भी व्यक्ति की क्षमता पहले जो है 100% होती है, उसमें क्या बोला गया कि उसकी 100% की क्षमता की जगह 25% की क्षमता से भरेगी। तो 4 और पाइप को जब उस टंकी से जोड़ दिया जाएगा तब उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू 1/4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गई कि ए की कार्य क्षमता पहले कितनी थी, 4 थी, अब कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आपको वो पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या हो जाता है, टोटल वर्क का बराबर हो जाता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो TW टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि 25 मिनट में ए जो है 25 मिनट में भर सकता है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है। कितना है, 4 है। तो यहाँ पर इफिशियंसी भी हमें पता चल गई 4, और ए का जो है समय भी पता चल गया। तो टोटल काम यहाँ पर से आ सकता है। तो 25 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 25 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी कि टोटल काम करना कितना है, यानी कि टोटल भरना कितना है, उस टंकी में 100 यूनिट भरना है। टोटल जो है कितना भरना है, 100 यूनिट भरना है। अब जो है पहले की कार्य क्षमता 4 थी, अब जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करेगा, 1 की कार्य क्षमता से काम करेगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है कि ऐसे जो है 4 और पाइप को खोल दिया जाएगा तब कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टाइम बराबर आपको बताया गया था कि टोटल वर्क बाई क्या हो जाता है, इफिशियंसी हो जाता है। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना हमेशा है। तो टोटल वर्क ये हो गया 100, इफिशियंसी हमें क्या निकालनी होगी, 4 और पाइप, यानी कि पहले एक पाइप और 4 और पाइप, यानी कि टोटल 5 पाइप जो है उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। तो एक पाइप 1 यूनिट भरता है, तो 5 पाइप कितने यूनिट भरेंगे प्रति समय, तो 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। 5 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 20 मिनट। यानी कि उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि 11 जो है क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत अगर 7 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसे बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि जैसे सबसे छोटी संख्या यक्स मान लें, फिर जो है ये क्या बोला जा रहा है, ये जो है धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि लगातार क्या एक कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो है कोई अंक चलता चला जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों ने यक्स मान ली, तो उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1, फिर उससे बड़ी संख्या यक्स प्लस 2, उससे बड़ी संख्या यक्स प्लस 3। इस तरीके से हमें क्या कितना तक लेके जाना होगा, यक्स प्लस 10 तक लेके जाना होगा, क्योंकि टोटल कितने नंबर है, 11 नंबर है। तो एक नंबर तो आपका यक्स हो गया, बाकी सभी में नंबर जो बैठेगा वो 10 तक बैठेगा। तो यहाँ पर यक्स प्लस 5, फिर हो जाएगी संख्या यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 7, यक्स प्लस 8, आपका हो गया यक्स प्लस 9, यक्स प्लस 10। ये आपका टोटल कितने नंबर हो गए, 11 नंबर हो गए। टोटल कितने नंबर हो गए, 11 नंबर हो गए। हमें क्या चाहिए, पूछ रहा है छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी कि हमें यक्स का वैल्यू चाहिए और दिया क्या गया, औसत दिया गया। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि बीच वाले संख्या को देखें। तो बीच वाले जो है संख्या कौन सी है, यक्स प्लस 5 है।
कौन सी संख्या है? बीच की संख्या, क्योंकि इधर जो बचा कितनी संख्या, इधर जो है टोटल 3 2 5 संख्या, इधर भी कितनी संख्या टोटल बच गए 5 संख्या। ये जो है क्या है, सबसे बीच वाली संख्या है। इसी संख्या के बराबर क्या बनता है, औसत बनता है। यही आपका क्या हो जाता है, जो बीच की संख्या होती है वही आपकी क्या होती है, औसत होती है, यानी कि एवरेज होती है। तो यहाँ पर से x + 5 बराबर कितना है, 7 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2। हमें क्या चाहिए थे, छोटी संख्या चाहिए थी। तो छोटी संख्या का वैल्यू क्या माना था हम लोगों ने, x माना था, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या क्या थी, 2 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी 5 राज्यों में चावल का औसत उत्पादन कितना था। तो करना कुछ नहीं है, चावल का टोटल उत्पादन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसका औसत निकाल लेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 7 15, 15 5 20 हो गया इकाई अंक, यानी कि 0। 2 आपका हो गया, तो 4 4 8 6 14, 14 4 18, 3 21, 21 और 2 आपका कितना हो गया, 23। तो ये जो है टोटल आपका कितना हो गया, 230,000 टन जो है क्या हो गया, चावल का उत्पादन हो गया कुल राज्यों में मिलाकर। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो टोटल राज्य कितने थे, तो 5 राज्य है, तो क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत उत्पादन निकल जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 3 बचा तो 5 छक 30, यानी कि औसत उत्पादन चावल का कितना है, तो 46,000 टन का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 2 ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। फिर बोला गया कि तीव्र गति से चल रही ट्रेन मंद गति से चलने वाली ट्रेन और एक पोल क्रमशः 30 सेकेंड और 5 सेकेंड में पार करती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मंद गति ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा चाल होता है। तो दोनों एक ही फार्मूला है, दोनों अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, या फिर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है। तो दूरी बराबर अभी आपको क्या बताया गया, चाल इंटू समय होता है। तो जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है उसकी गति कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो समय है सभी किसमें, सेकेंड में है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या चाल आ गया, ये आपका चाल आ गया तेज गति वाले ट्रेन का। ये जो चाल आया, तो यहाँ पर इसमें गुना क्या करेंगे, समय को गुना कर देंगे। तो ये जो है एक पोल को पार करने में 5 सेकेंड का समय लेता है, तो इसके समय से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तेज गति वाले ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, तेज गति चलने वाली ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। हल करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 से 18 पचे 90, 5 पचे 25 पचे 125 मीटर क्या आ गई, तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई आ गई। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मंद गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। ये तो आपका क्या आ गया, तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई आई है। इसका आंसर 125 ही है। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी आंसर आ सकता था। इसका आंसर बड़ी वाली यानी कि तेज गति वाली ट्रेन का 125 मीटर की जगह कुछ और भी आंसर आ सकता था। यहाँ पर 125 ही आंसर आएगा धीमी गति वाली ट्रेन की भी लंबाई का, लेकिन यहाँ पर कुछ और आंसर आ सकता था। तो यहाँ पर ये नहीं मान लीजिएगा कि यही इसकी दूरी है, मतलब यही जो है मंद गति की ट्रेन की लंबाई है। इसे आगे भी हल करना होगा। यहाँ पर अगर कुछ और नंबर होता तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों जो है दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा सेम रहे, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो लंबाई आई है किसकी आई है,
तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई आई है। अब क्या करेंगे, समय बराबर क्या बताया गया आपको, दूरी बटा चाल बताया गया। दूरी कितना है, दूरी जो है मान लेते कि जो धीमी गति वाली ट्रेन है उसकी दूरी यानी कि उसकी लंबाई जो है कितनी है, यक्स है, उसकी लंबाई यक्स है। और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आई है, 125 आई है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल दूरी हो गया। उससे जो है अब क्या हो रहा है, एक ही दिशा में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पीछे कब छोड़ेगा, जब एक ही डायरेक्शन में चलेगा तभी तो वह पीछे छोड़ेगा। यानी कि यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक की चाल 90, दूसरी की चाल 60, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो समय बराबर अभी आपको क्या बताया गया, दूरी बटा चाल होता है। तो ऊपर दूरी हो गया, नीचे चाल हो गया। लेकिन जो आपकी चाल है वो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें किसमें चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि जो आपका दूरी यहाँ पर है मीटर में है, समय आपका सेकंड में है, तो चाल भी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 5/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुना में, बराबर टोटल कितना समय लेता है, तो 30 सेकेंड का समय लेता है। कितना समय लेता है, 30 सेकेंड का समय लेता है। हल कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यक्स का मान जो आएगा वही सही आंसर होगा। हल करेंगे इसे, तो 6 × 18, 6 × 30, 3 × यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पर कुछ गलती हुआ, यहाँ पर 6 × 25 30 होगा। सॉरी, यहाँ पर कितना होगा, 6 से हम लोगों ने काटा था, 6 × 18, 6 × 25 30, 3 से काटेंगे 30 को तो 10 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 × 25 25, 250, माइनस इधर तो कुछ बचा नहीं, तो माइनस कितना हो जाएगा, 125। तो 250 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 125 मीटर बचेगा। यानी कि धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 125 मीटर। तो अब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर एक समय दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो, अलग भी हो सकता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितने रुपये, 150 रुपये है। तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ रहे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ रहे और आपसे कोई भी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछे, रेट पूछे, तब आपको एक फार्मूला ध्यान रखना। इस फार्मूले से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर P × R² बटा 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000 होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर किसके बराबर होता है, मूलधन का गुना इंटू दर का स्क्वायर बटा 10,000 के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोनों का जो है अंतर जो है, ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये है। यहाँ पर 150 रुपया लिख देंगे, बराबर है किसके, मूलधन का। तो मूलधन हमें निकालना तो उसे पी से ही डिनोट कर देंगे, इंटू आर का स्क्वायर रेट का स्क्वायर यानी कि दर का स्क्वायर। तो दर कितना है, 10%। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 × 100 हो जाएगा। नीचे कितना है, 10,000 है, तो 10,000 लिख देंगे। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। यानी कि वह मूलधन कितना था, तो 15,000 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया कि 3 घंटियाँ एक साथ रात 8 बजे बजती है, बेक्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों घंटियां एक साथ कब बजेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरीके के प्रश्न में क्या करना होता है, जो भी आपका अलग अलग घंटियों का मिनट दिया हुआ रहता है उसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 120। यानी कि 120 मिनट बाद तीनों घंटियां एक साथ फिर से बजेगी। तो 120 मिनट यानी कि कितने घंटा, 2 घंटा। 120 मिनट यानी कि कितने घंटा, तो 2 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 120 मिनट कितना घंटा हो गया, 2 घंटा।
तो 8 बजे बजी थी पहली बार जो है, तीनों घंटियां एक साथ 8 बजे बजी थी। उसके 2 घंटा बाद फिर जो है दोनों एक साथ बजेगी, तो कितने बजे बजेगी? 8 बजने के 2 घंटे बाद, यानी कि कितने बजे बजेगी? तो 10 बजे बजेगी। कब बजेगी? 10 बजे रात में बजेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 40 संतरे का क्रय मूल्य यानी कि 40 संतरे का सीपी, सॉरी 40 संतरे का एसपी, क्या बोला गया? 40 संतरे का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं बोला गया, 40 संतरे का विक्रय मूल्य यानी कि 40 संतरे का एसपी, 40 संतरे का एसपी 50 संतरे के सीपी यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला गया कि 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक वस्तु के क्रय मूल्य, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं। हल करेंगे तो सुन्ना सुन्ना चला जाएगा। यहाँ पर बटा में कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल गया कि एक वस्तु को खरीदा गया 4 यूनिट में और उसे बेच दिया गया 5 यूनिट में। खरीदा गया किसी वस्तु को 4 यूनिट में, बेच दिया गया 5 यूनिट में, यानी कि 4 का सामान 5 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 4 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में चला जाएगा? 25 बार में। यानी कि यहाँ पर से क्या पता चल गया कि हमें जो है 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।